प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो क्लास की बात करें तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी वीडियो क्लास आपको उपलब्ध कराई गई है इधर पिछले 10 दिनों में, आपने सबको देख ली होंगी और अपनी आवश्यकता अनुसार जो महत्वपूर्ण तत्व होंगे उन्हें अपने नोट्स में नोट भी कर लिया होगा। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास में उसी करंट की क्लास का विस्तार है और यहाँ आज की करंट की क्लास में हम देखेंगे भारत के कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में जो 2024 में चर्चा में रहे और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण फुल करंट अफेयर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो क्लास की। सबसे पहले चर्चित व्यक्ति के संदर्भ में, तो चर्चित व्यक्तियों में जो आज अपना पहला नाम है वो पहला नाम है सुजाता सौनिक का। तो सुजाता सौनिक कौन है? ठीक है, क्यों चर्चा में रही? तो चर्चा में आने की वजह यह है कि महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं जुलाई 2024 में। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि पहली महिला जो महाराष्ट्र राज्य की मुख्य सचिव बनी, तो अपना आंसर हो जाएगा सुजाता सौनिक। दूसरा नाम, वो भी एक महिला है, बबीता चौहान। तो इनका नाम भी इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं 3 सितंबर 2024 को और इनके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए, एक तो अपर्णा यादव और दूसरा चारू चौधरी। तो ये 3 नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान, उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और चारू चौधरी। ठीक है, अगला नाम है अपना प्रोफेसर कीर्ति पांडे। तो ये इसलिए चर्चा में आई क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा एक नया भर्ती आयोग बनाया गया जिसका नाम है शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो भारत में उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित जितनी भी वैकेंसी हैं उनको निकालने का और उनको भरने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे। अगला नाम राजेश वर्मा। राजेश वर्मा कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सितंबर 2024 में। तो ये 2 नियुक्तियां सितंबर 2024 में ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, कि अध्यक्ष सितंबर 2024 और राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सितंबर 2024। ठीक है, अगला नाम है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक, तो इनका नाम विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी कल की बात करें यानी 20 जनवरी की, तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। तो उस संदर्भ में ये करंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि विनय क्वात्रा कौन है? ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत कब नियुक्त किए गए? 12 अगस्त 2024 को। ठीक है, यानी कि जो भारतीय दूतावास अमेरिका में है उसके ये हेड है। ठीक है, तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा में है, इसलिए ये प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है, या अभी हाल ही में अमेरिका में भारत का किसे राजदूत बनाया गया है? तो अपना आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, अगला नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, कौन है ये? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष 28 अगस्त 2024 को नियुक्त किए गए। अगला नाम लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। कौन है ये? क्यों चर्चा में रही? तो चिकित्सा सेवा सेना। तो ध्यान में रखिएगा, एक चिकित्सा सेवा होती है जो सामान्य नागरिकों के लिए होती है और सेना की अलग चिकित्सा विंग होती है। तो चिकित्सा सेवा जो सेना की है, ठीक है, चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक 1 अगस्त 2024 को नियुक्त। तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जहां जहां जिन जिन पदों पर सबसे पहले महिलाओं को नियुक्त किया गया या पहली बार महिलाओं को नियुक्त किया गया है और किन्हें नियुक्त किया गया है वो नाम विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। जैसे सुजाता सौनिक का नाम ध्यान में रखना होगा आपको, वैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक 1 अगस्त 2024 को बनाई गई या नियुक्त की गई। ठीक है, यहाँ पे 3 करंट है, अमूमन लगभग आप लोगों ने कहीं न कहीं इसको पढ़ा ही होगा। तीनों को एक साथ रखिए जिससे कि परीक्षा हाल में कोई समस्या न हो। जो अगला नाम है भर्तृहरि महताब। कौन है ये? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। ठीक है, कब नियुक्त किए गए? जून 2024। ठीक, अब प्रोटेम स्पीकर तो बनाए गए, ये पूछा जा सकता है कि किस संसदीय क्षेत्र से जीत करके आए? तो वो संसदीय क्षेत्र है कटक, ओडिशा। कितनी बार ये सांसद रहे? तो 7वीं बार ये सांसद चुने गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये बीजेपी के सांसद हैं वर्तमान में।
और एक बार ये बीजेपी से चुने गए यानी 2024 में, बाकी 6 बार वो बीजू जनता दल से। ठीक है, यानी बीजू जनता दल में पहले थे, इस वर्ष यानी 2024 का चुनाव उन्होंने जो लड़ा वो लड़ा बीजेपी से, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कटक उड़ीसा से सांसद और 7वीं बार सांसद बने हैं। ठीक है, एक बार बीजेपी से और 6 बार बीजू जनता दल से। पहले बीजू जनता दल 6 बार और 2024 में बीजेपी से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, उनका निर्वाचन नहीं होगा। ठीक है, उनकी की जाएगी नियुक्ति। और ये नियुक्ति करेगा कौन? तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, इनका काम क्या होगा? काम ये होगा कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव न कर लिया जाए तब तक के लिए लोकसभा का संचालन करना। उस दौरान जितनी भी चीजें लोकसभा में होंगे उसका निरीक्षण पर्यवेक्षण प्रोटेम स्पीकर ही करेंगे। पहला काम सदस्यों को शपथ दिलवाना। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए अनुच्छेद 99 के तहत जो भी सांसद होंगे उनको शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति इतने लोग को तो दिलाते नहीं है, तो क्या करते हैं कि कुछ सांसदों को यानी 5, 6, 7 सांसदों को राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं और अपनी तरफ से नामित कर देते हैं कि बाकी अन्य सांसदों को आप शपथ दिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोटेम स्पीकर होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो यहाँ नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, दूसरी चीज ध्यान में रखिए कि प्रोटेम स्पीकर का जो प्रावधान है, कौन प्रोटेम स्पीकर बन सकता है? तो यहाँ जो शब्द है संविधान में वो है वरिष्ठ सदस्य। तो यहाँ वरिष्ठ सदस्य का मतलब उसकी आयु से नहीं, वरिष्ठ सदस्य का मतलब कि वो कितनी बार जीत के आया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा। जो सबसे अधिक समय तक उस सदन में रहा है यानी लोकसभा में कुल मिला करके, वो वरिष्ठ सदस्य माना जाता है। तो अमूमन ध्यान में रखिए कि जो भी ये ऐसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं तो जो बहुमत प्राप्त दल होता है अधिकतर उन्हीं में से कोई एक। तो भर्तृहरि महताब भी अभी हमने देखा ना, बीजेपी से सांसद है कटक ओडिशा से। ठीक, अगला नाम ओम बिरला। तो इनका नाम भी आपने सुना ही होगा, लेकिन कुछ और चीजें देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, यहाँ पे शब्द क्या है? निर्वाचित। सेंटेंस क्या है? जब नई लोकसभा चुन करके आएगी, तो नई लोकसभा जब चुन करके आएगी तो लोकसभा के जो नए सदस्य चुन के आते हैं वो यथाशीघ्र अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो उसी संदर्भ में इसको ध्यान रखिएगा कि ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ऊपर हमने क्या देखा था? प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित नहीं होगा, उसकी क्या होगी? नियुक्ति। और ये निर्वाचित कैसे होगा? जो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनेंगे। ठीक है, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए ओम बिरला। ठीक, लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने, यानी इसके पहले वाली जो लोकसभा थी यानी 17वीं लोकसभा जिसका चुनाव 2019 में हुआ था, उसके भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ही थे। किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं? तो कोटा राजस्थान। ठीक है, कोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं ओम बिरला जी। ठीक, अगला नाम राहुल गांधी। तो ये नाम भी चर्चा में रखिएगा, चर्चा में ध्यान में रखिएगा। तो राहुल गांधी किसी कह सकते हैं कि किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा के संदर्भ में क्यों चर्चा में आए? तो 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, विपक्षी पार्टियों द्वारा विपक्ष के नेता चुने गए और 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई बना है। ऐसा इसलिए कि चाहे 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, कोई भी पार्टी अकेले 55 सीट लोकसभा में नहीं प्राप्त कर सकी थी, यानी कि 1/10। और विपक्ष का नेता बनने के लिए ये पैमाना तय है कि किसी एक दल को कम से कम 55 सीटें अगर लोकसभा में प्राप्त होंगी तभी विपक्ष का नेता कोई बन सकता है। अगर इससे कम है तो विपक्ष के नेता का पद खाली रहेगा। हाँ, विपक्ष की बात रखने के लिए किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत कर देते हैं कि ठीक है भाई आप विपक्ष की बात रखिएगा, लेकिन जो दर्जा होता है विपक्ष के नेता का वो नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो विपक्ष का नेता होता है उसका दर्जा कैबिनेट स्तर के मंत्री का होता है, वही सुविधाएं उसको दी जाती है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री को दी जाती हैं। ठीक है, अब राहुल गांधी कहां से जीत के आए? तो जो अभी चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा का, तो राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो रायबरेली से, एक दूसरे वायनाड से। तो दोनों जगह से वो जीते।
तो वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी और रायबरेली से अभी वर्तमान में वो सांसद है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि वायनाड से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ी और वहां से वो विजय हासिल की उपचुनाव में। ठीक है, तो रायबरेली संसदीय सीट से सांसद है। ये पूछ सकता है कि राहुल गांधी कहां से जीत करके लोकसभा में आए हैं, या वर्तमान में राहुल गांधी किस सीट से सांसद है। ठीक है, तो वायनाड भी वहां दिया होगा, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वायनाड की सीट तो उन्होंने छोड़ दी है, तो है कहां से, रायबरेली से वो सांसद अभी भी बने हुए हैं। अगला नाम है डॉक्टर टीबी सोमनाथन। ठीक है, तो देश के नए कैबिनेट सचिव 30 अगस्त 2024 को नियुक्त किए गए और इन्होंने किसका स्थान लिया, राजीव गौबा का। तो कैबिनेट सचिव हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा पद माना जाता है प्रशासनिक, भारत के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है कैबिनेट सचिव का। ठीक है, अब आइए, जिस करंट की मैं बात कर रहा था, एक फुल लेंथ करंट, उसमें पूरी जानकारी जहां हम आपको प्रदान करते हैं, वो है आज का करंट। ब्रिक्स वर्सल्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ खूबसूरत संग्रहालयों की सूची 2024। ठीक है, तो ब्रिक्स वर्सल्स एक सूची जारी की गई ब्रिक्स वर्सल द्वारा विश्व के सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की। ठीक है, उसी संदर्भ में ये पूरा करंट है। तो ये ध्यान रखिए कि पहली बार वर्ष 2024 में यह सूची जारी की गई है। ठीक, ब्रिक्स वर्सल्स की जो सूची है ये पहली बार जारी की गई, और इस सूची में किनको शामिल किया गया है, तो इस सूची में शामिल किया गया है 7, संख्या याद रखेंगे, 7 नव संचालित या नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद पुनः संचालन प्रारंभ करने वाले संग्रहालयों को। ठीक है, यानी पुराने संग्रहालयों को इसमें नहीं शामिल किया गया है, जो नए बने हैं या जो पुराने संग्रहालय थे जिनका नवीनीकरण किया गया है उनको ही इस सूची में स्थान दिया गया है। अब इस सूची पे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस सूची में जो 7 संग्रहालय हैं वो कौन कौन से हैं, किस नगर या शहर में स्थित हैं और किस देश में स्थित हैं, आपको भी ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये 7 संग्रहालय हैं, जिसमें से पहला है A4 आर्ट म्यूजियम। ये कहाँ स्थित है, तो चेंगदू और देश है चीन। ठीक, दूसरा संग्रहालय है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है, तो वो शहर है गीजा और ये है मिस्र। तो मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। कहाँ स्थित है, भुज, भारत, और भारत के गुजरात में। ठीक है, अगला है शिमुश आर्ट म्यूजियम। कहाँ स्थित है, ओटाके, देश है जापान। पैलेस हैटलू एपेलडॉर्न, देश है नीदरलैंड। छठवां है ओमान एक्रास एजस म्यूजियम, मना, और देश है ओमान। सातवां है पोलिस हिस्ट्री म्यूजियम, वार्शो, पोलैंड। ठीक है, तो ये 7 म्यूजियम है, 2-3 बार इनको पढ़ेंगे ध्यान से तो ये समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इजिप्ट से है, इजिप्शियन ध्यान में रखिएगा। ठीक, सिमोश आर्ट म्यूजियम, नाम से लग रहा है कि जापानी शब्द है। ठीक है, ओमान से ओमान जुड़ा ही है, पोलिश से पोलैंड जुड़ा ही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद करने में बिल्कुल आसानी नहीं होगी। जिनको समीक्षा अधिकारी का पेपर देना, अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनको मिलाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, या पूछा जा सकता है इसमें से कोई एक, और पूछा जा सकता है किस देश में स्थित है। ठीक, तो ये 7 संग्रहालय जिन्हें 2024 में विश्व के सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसमें एक भारत का भी है, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ब्रिक्स वर्सल्स को देख लेते हैं कि ब्रिक्स वर्सल्स है क्या। तो ध्यान रखिए कि ब्रिक्स वर्सल्स को विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। कौन देता है, तो यूनेस्को इसको प्रदान करता है, और 2015 से प्रतिवर्ष ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इन्हीं पुरस्कारों के आधार पर यूनेस्को ने ये सूची जारी की है, ब्रिक्स वर्सल्स की विश्व की सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची, जिसमें 2024 में रखा गया है 7 संग्रहालयों को। ठीक है, अब आते हैं भारत वाले संग्रहालय पे, यानी स्मृति वन भूकंप संग्रहालय पे। तो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय एवं स्मारक, ठीक है, इसका पूरा नाम, संग्रहालय भी है और स्मारक भी है। स्मारक किस लिए, क्योंकि आपको याद ही होगा कि भुज में 2001 में जबरदस्त भूकंप आया था और कई लोग वहां पे मारे गए थे, तो इसलिए स्मारक। ठीक, स्थित कहाँ पे है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, तो स्थान है भुजियो डूंगर, छोटी पहाड़ी है वहां पे, एक पहाड़ी पर स्थित है भुजियो डूंगर, भुज, गुजरात। और दूसरा ध्यान में रखना है कि भुजिया किले के समीप। ठीक है, तो पूछ सकता है कि भुजिया किला कहाँ स्थित है,
तो पहले राज्य से भी प्रश्न बन सकता है या स्थान से। जैसे भुजिया किला कहाँ स्थित है, हो सकता है गुजरात के 4 शहरों का नाम दे दे, या सीधा पूछे कि भुजिया किला कहाँ स्थित है, भारत के 4 राज्यों का नाम दे दे। तो राज्य पूछा तो गुजरात, शहर पूछा तो भुज, और अगर गहराई में गया तो भुजियो डूंगर। ठीक है, इसका उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन किया गया 28 अगस्त 2022 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी 2014 से लगातार, तो नाम की आवश्यकता तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, वास्तुकार, इस संग्रहालय के वास्तुकार राजीव कठपालिया। ठीक, इतनी चीजें, ये 3 चीजें अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इस संग्रहालय की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, यानी स्मृति वन भूकंप संग्रहालय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक छोटा सा दृष्टिपात उस पे कर लेते हैं। तो पहला क्या है? 470 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है, यानी इसका विस्तार 470 एकड़ से अधिक क्षेत्र में है। दूसरा, 300 वर्ष से अधिक पुराने भुजिया किले के साथ क्षेत्र साझा करता है। तो ये कह सकते हैं कि जो भुजिया किले का जो कैंपस है ना, उसी कैंपस में इसको जो है बनाया गया है। अब यहाँ 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी स्मारक में, यानी किस स्मारक में? स्मृति वन भूकंप संग्रहालय एवं स्मारक। इस स्मारक में सबसे बड़ा मियावाकी वन स्थित है और इसमें 4.5 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं। तो मियावाकी वन जो है एक जापानी तकनीक है, जिसके तहत जो उस क्षेत्र की जो विशेष वनस्पतियां होती है, जो तेजी से वृद्धि करती हैं, उनको काफी घने तौर पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी दूर दूर नहीं लगाएंगे। और ये माना जाता है कि इस समय जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इससे शहरों का वातावरण शुद्ध रखने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो एक छोटे से कैंपस में या छोटी जगह पे ढेर सारे पौधे एक साथ लगा दिए जाते हैं और और ऐसा माना जाता है कि 2-3 साल में वो जगह घने वृक्षों से भर जाती है। ठीक है, तो ये पद्धति है मियावाकी वन की। अब अगला ध्यान में रखिए, जो लास्ट पॉइंट है इसमें, वो ये कि आधुनिक भारत में निर्मित कौन? स्मृति वन भूकंप संग्रहालय एवं स्मारक। आधुनिक भारत में निर्मित सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ऐसा पूछेगा कि आधुनिक भारत में निर्मित सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तब अपना आंसर होगा स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। ठीक है, तो ये रही आज की करंट की क्लास। हाँ, एसएससी जीडी वाले आप तैयार रहेंगे और बाकी रेलवे आरपीएफ वाले भी। साथ ही साथ आज अगर आपने देखा हो तो ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया ना, तो उसमें कुछ अलग से 20 क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं करंट से, तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो करंट के साथ साथ जुड़ी चीजों को भी वो उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, करंट तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए करंट हुआ आपका प्रिक्स वर्सल की 7 सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची, तो आप इस करंट से जुड़ा हुआ जो प्रश्न बनाएंगे वो ये पूछ सकते हैं कि स्मृति वन भूकंप संग्रहालय का वास्तुकार कौन था। ठीक है, पिछले बार वाले पेपर से थोड़ा सा सीख लीजिएगा ग्रुप डी वालों। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले बार के पेपर का लेवल काफी अच्छा रखा था उन्होंने करंट के संदर्भ में, यानी कि छोटे छोटे करंट तो थे ही, लेकिन 10 ऐसे थे जो विस्तृत करंट में से ही, उनमें से 20 में से निकाल करके बनाया गया था। तो इस वजह से इस बार मैंने करंट की जो श्रृंखला आपके लिए शुरू की है, उसको मैंने 2 पार्टों में बांटा है। एक हिस्से में शार्ट करंट, ठीक है, जिनकी हमको बस नाम और किस पद पर हैं या जगह का नाम होगा, क्यों चर्चा में है, उतना चाहिए। और एक फुल करंट, वो इसलिए कि जहां से कई क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहेगी। तो ग्रुप डी में भी आपको इसमें से देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं, रेलवे आरपीएफ में भी आपको, आरपीएफ पुलिस में भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, समीक्षा अधिकारी में भी इसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, करंट को इसी तरह तैयार किया जाता है जैसे मैंने इस वाले करंट को आपको पढ़ाया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ अपने अन्य सहपाठियों को भी अपने चैनल तक ले आए। ठीक है, इतना आप तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।